आज की तारीख है 26 दिसंबर 2025। आज हम एक ऐसे अदालती फैसले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक प्रभावशाली राजनेता जी। जिसे एक नाबालिग के बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद हुई हो, मतलब बाकी की पूरी जिंदगी जेल में। हाँ, और उसे हाईकोर्ट जमानत पर रिहा कर दे। आज हम दिल्ली हाईकोर्ट के कुलदीप सिंह सेंगर मामले में दिए गए फैसले के एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि अदालत इस नतीजे पर कैसे पहुंची, सही। बल्कि ये भी कि इस विश्लेषण में इसकी क्या-क्या खामियां बताई गई हैं। जी। देखिए, ये सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब ताकतवर लोग कानून के सामने आते हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। ये विश्लेषण असल में कानून के शब्दों और कानून की आत्मा के बीच के टकराव को दिखाता है। हम आज इसी की पड़ताल करेंगे कि कैसे एक तकनीकी व्याख्या ने एक इतने बड़े और संवेदनशील मामले का रुख ही मोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए इस मामले को खोलते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। जी। मामला 2017 के उन्नाव बलात्कार कांड से जुड़ा है। कुलदीप सिंह सेंगर एक ताकतवर राजनेता थे। निचली अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज उन्हें कई गंभीर अपराधों का दोषी पाया था। जी हाँ, 16 दिसंबर 2019 को उन्हें दोषी ठहराया गया था और आरोप सिर्फ बलात्कार मतलब आईपीसी धारा 376 या अपहरण के नहीं थे, अच्छा। बल्कि सबसे अहम था पॉक्सो एक्ट की धारा 5C और 6 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न यानी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला। और ये गंभीर इसलिए था क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी बात है। और सजा भी बहुत सख्त थी। हाँ, बहुत। 20 दिसंबर 2019 को निचली अदालत ने उन्हें बची हुई जिंदगी के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरी जिंदगी के लिए। हाँ, और साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसी सजा के खिलाफ सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी और अपील के दौरान ही अपनी सजा को आप कह सकते हैं सस्पेंड करने की अर्जी दी थी। और यहीं पर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। हाईकोर्ट ने इतनी सख्त सजा को निलंबित क्यों किया? इसका जो पूरा तर्क था वो सिर्फ एक शब्द पर टिका था। हाँ, एक शब्द, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप है वो तभी लग सकता है जब अपराधी एक पब्लिक सर्वेंट हो। ठीक है। अब पॉक्सो एक्ट में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, तो अदालत ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 21 का सहारा लिया। और यहाँ एक पुराना केस सामने आया। जी, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने फैसले आरएस नायक बनाम एआर अंतुले का हवाला दिया। ये तो एक भ्रष्टाचार का मामला था जहां तक मुझे याद है। एकदम सही, ये एक भ्रष्टाचार का मामला था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक विधायक यानी एमएलए आईपीसी की धारा 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता। एक मिनट, एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है? हम्म ये बात ही अपने आप में थोड़ी, इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि हाईकोर्ट ने माना कि अगर सेंगर कानूनी तौर पर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध का आरोप पहली नजर में टिकता ही नहीं है। अरे वाह। और अगर गंभीर अपराध नहीं है तो वो जो जीवन भर की उम्र कैद की सजा थी उसका आधार ही खत्म हो गया। बिल्कुल, उसका आधार ही कमजोर पड़ गया। तो अदालत ने फिर क्या किया? अदालत ने मामले को बिना गंभीर माने देखा, मतलब एक सामान्य पोक्सो अपराध के तौर पर जिसमें पुराने कानून के तहत न्यूनतम सजा 7 साल थी। अच्छा। फिर अदालत ने हिसाब लगाया कि 30 नवंबर 2025 तक सेंगर पहले ही लगभग 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुके थे। मतलब न्यूनतम सजा से ज्यादा। हाँ, तो चूंकि उन्होंने कम गंभीर अपराध की न्यूनतम सजा से ज्यादा वक्त जेल में काट लिया था, अदालत ने उनकी सजा को निलंबित करने का ये एक पर्याप्त आधार मान लिया। तो जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो इस तर्क में कई बड़ी खामियों की ओर इशारा करता है। हाँ, 3 बड़ी खामियां। तो पहली खामी क्या है? पहली खामी है कानून के उद्देश्य पर उसके शब्दों को तरजीह देना, मतलब कानून की आत्मा को भूलकर सिर्फ अक्षरों को पकड़ लेना। इसे लिटरलिज्म कहते हैं ना? जी, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के बजाय लिटरलिज्म का इस्तेमाल। देखिए, पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष सामाजिक कल्याण कानून है। ऐसे कानूनों की व्याख्या हमेशा उनके उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। सीबीआई ने भी यही दलील दी थी कि एआर अंतुले का मामला बिल्कुल अलग था। बिल्कुल, वो भ्रष्टाचार से जुड़ा था, इसका संदर्भ भी अलग था। एक विशेष सुरक्षा कानून में एक सामान्य आपराधिक कानून से परिभाषा आयात कर लेना, ये न्यायिक समझ की विफलता है। तो विश्लेषण ये कहता है कि अदालत ने कानून के शब्दों को उसकी आत्मा पर हावी होने दिया। एकदम। दूसरी खामी
प्रक्रिया को लेके है। हाँ, प्रक्रिया को न्याय से ऊपर रखने के बारे में। वो कैसे? देखिए, पीड़िता के वकील ने तर्क दिया कि अपराध को दूसरे आधारों पर भी गंभीर माना जा सकता था। पब्लिक सर्वेंट वाले तर्क के अलावा भी? जी, जैसे कि आईपीसी की धारा 376(2)(f जो कहती है विश्वास या अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग, ठीक है। और के जो नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति की बात करती है। और एक ताकतवर विधायक और एक नाबालिग लड़की के बीच शक्ति का असंतुलन, ये तो साफ दिखता है। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि निचली अदालत में इन धाराओं को जोड़ने की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी। अच्छा। विश्लेषण का तर्क है कि एक अपीलीय अदालत का काम सिर्फ प्रक्रियात्मक इतिहास पर मोहर लगाना नहीं है, बल्कि न्याय की मूल भावना को स्थापित करना है। प्रक्रिया न्याय तक पहुंचने का एक साधन है, खुद न्याय नहीं। और तीसरी खामी, ये शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, ये सेंगर की ताकत और उससे जुड़े खतरे को नजरअंदाज करने के बारे में है। बिल्कुल। अदालत के सामने ये तथ्य था कि सेंगर ने न्याय में बाधा डालने के लिए जानलेवा हिंसा का सहारा लिया था। जिसका सबसे बड़ा सबूत पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत थी। जी, और उस मामले में सेंगर को दोषी भी ठहराया गया था। मतलब ये सिर्फ एक काल्पनिक खतरा नहीं था, ये साबित हो चुका था। फिर भी अदालत ने इस खतरे को जमानत न देने का कारण नहीं माना और कहा कि वो उम्मीद करती है कि सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ अपना काम ठीक से करेंगे। ये तो एक दोषी के सिद्ध हो चुकी हिंसा की क्षमता की तुलना राज्य की एक सैद्धांतिक सुरक्षा से करना हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। विश्लेषण भी यही कहता है। ये एक बहुत ही खतरनाक संतुलन है और इसका असर पीड़िता के उन शब्दों में सुनाई देता है जब उन्होंने कहा, हमारे लिए ये फैसला काल से कम नहीं है। जी, ये एक वाक्य उस पूरे कानूनी तर्क पर भारी पड़ता है। तो अगर ये फैसला इतना त्रुटिपूर्ण था, तो विश्लेषण के अनुसार एक सही और न्यायपूर्ण फैसला क्या हो सकता था? विश्लेषण 3 मुख्य बातें कहता है। पहली, अपराध की असाधारण गंभीरता और जनहित को देखते हुए सजा को निलंबित करने की अर्जी सीधी सीधी खारिज कर दी जानी चाहिए थी, बिना किसी लाग लपेट के। हाँ। दूसरा, अदालत को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत अपनाना चाहिए था और ये मानना चाहिए था कि एक विधायक हमेशा विश्वास या अधिकार की स्थिति में होता है, खासकर एक बच्चे के मुकाबले। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पीड़िता को होने वाले सिद्ध और गंभीर खतरे को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए था। एक न्यायपूर्ण अदालत ये मानती कि सुरक्षा गार्डों की सैद्धांतिक सुरक्षा दोषी की सिद्ध हो चुकी जानलेवा प्रवृत्ति के सामने नहीं तौली जा सकती। ये विश्लेषण सिर्फ आलोचना नहीं करता, सुधार के रास्ते भी सुझाता है। हाँ, और यहाँ किसी एक जज को सजा देने की बात नहीं है, क्योंकि ये न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। सही कहा। जवाबदेही व्यवस्था में सुधार से आती है, किसी व्यक्ति को निशाना बनाने से नहीं। तो क्या सुझाव है? विश्लेषण 3 सुझाव देता है। पहला, संवेदनशील मामलों में जहां अति तकनीकी व्याख्या से न्याय की भावना के खिलाफ परिणाम आए, वहां हाईकोर्ट की बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्वरित मतलब तुरंत सो मोटो समीक्षा के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। जी। दूसरा, पीओसीएसओ जैसे सामाजिक कल्याण कानूनों के उद्देश्यपूर्ण निर्माण पर जजों के लिए अनिवार्य और निरंतर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वह सिर्फ कानून के अक्षर न देखें, उसकी आत्मा को भी समझें। एकदम। और तीसरा, न्यायपालिका में आंतरिक सतर्कता और जवाबदेही के तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार के आरोपों की पारदर्शिता से जांच हो सके। हाँ, जैसा कि इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट 2025 में रिश्वत लेकर जमानत देने की संस्कृति का जिक्र किया गया है। ये धारणा भी न्याय में भरोसे को कम करती है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को एक ऐसे मोड़ के रूप में देखता है जहां कानूनी तकनीकी बातों ने असल न्याय पर पर्दा डाल दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम ताकतवर को बचाने के लिए कमजोर के हितों की अनदेखी कर सकता है। हाँ, उन्नाव का ये मामला और ये फैसला हमें न्यायिक व्याख्या, व्यवस्थागत जवाबदेही और समाज में न्यायपालिका की भूमिका पर बहुत गहरी बहस करने के लिए मजबूर करता है। ये एक सख्त चेतावनी है, बहुत सख्त चेतावनी है कि अगर न्याय को सार्थक बनाना है तो कानून की आत्मा यानी कमजोर की रक्षा करना, दोषी को दंडित करना और सत्य को बनाए रखना को हमेशा उसके शब्दों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये विश्लेषण न्यायिक प्रणाली में सुधार पर जोर देता है, लेकिन ये हम सबके लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है। जी, जब कोई कानूनी नतीजा तकनीकी रूप से सही लेकिन नैतिक रूप से इतना गलत लगे,
तो बदलाव की जिम्मेदारी असल में किसकी है? क्या ये सिर्फ अदालतों की है? या उन सांसदों की भी है जो कानून बनाते हैं, और उस समाज की भी है जो इन व्याख्याओं को स्वीकार करता है?